नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हालचाल है, कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बोलो हमारे शेरे हिंदुस्तान, सभी लोग लाजवाब हो कि नहीं? लाजवाब होंगे, अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों का जोरदार पढ़ाई भी चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो प्रश्न अवश्य पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं रेलवे मुख्यालय। यानी टोटल वर्तमान में अगर 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो उन 13 बड़ा बंदरगाहों के बारे में जानकारी आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक है, सबसे बड़ा है, सबसे व्यस्त है। किसे कंटेनर कहते हैं, किसे मसाला बंदरगाह कहते हैं, किसे मोती मोती बंदरगाह कहते हैं, किसे कारपोरेट बंदरगाह कहते हैं, कौन सा जूट बंदरगाह है, कौन सा लौह बंदरगाह है। तो ये सभी की सभी घटनाएं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सब का सब आपको आज आ जाएगा। ठीक है। रही बात रेलवे मुख्यालय का, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 18 रेलवे के मुख्यालय हैं। 18 रेलवे के मुख्यालय हैं। तो उन 18 जो जोन है रेलवे के, उन सभी 18 को भी आपको दिल दिमाग में बैठा लेना है। साम दाम दंड भेद जैसे भी अप्लाई करना है, उसके बिहार पर आपको रेलवे के मुख्यालय भी याद होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बंदरगाह के बारे में। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो उन सभी बंदरगाहों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो भैया आपका हेडिंग है, बाबू बचवा, ध्यान प्यार मोहब्बत से समझना, तभी हवा लगेगा, नहीं तो हवा पानी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह की बात होगी। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, मतलब एक देश से दूसरे देश व्यापार करने का एक माध्यम है। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग भी होता है, आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग भी होते हैं। जैसे इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक अगर देखा जाए, तो यह NWW1 है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। तो यह आंतरिक जलमार्ग है, यानी देश में यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंतरिक जलमार्ग का डेवलपमेंट किया गया है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो बंदरगाहों से होता है। तो ऐसे भारत में अगर देखा जाए तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? तो आप याद रखिएगा, प्रमुख प्रमुख बंदरगाह में अगर बात किया जाए, तो पहला सवाल ये बनता है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। तो याद रखिएगा, भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। ये 13 जो है ये बड़े बंदरगाह हैं। कितने हैं? ये बड़े बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इन 13 बड़े बंदरगाहों से ही सवाल अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। जैसे क्रम से हम बताते हैं, सबसे पहले ये पश्चिमी घाट है जो अरब सागर है। अरब सागर के तट पर भी बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। और वैसे ही बहुत सारे बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर देखने को मिलेंगे। अगर 13 बंदरगाह है तो देखा जाए 13 बंदरगाहों में पश्चिमी घाट की तरफ 6 बंदरगाह है, और पूर्वी घाट की तरफ टोटल 7 बंदरगाह है। ठीक। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि पूर्वी घाट की तरफ कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो आप कहना कि टोटल 7 है। तो चलिए क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस गुजरात राज्य की बात करेंगे। इस गुजरात राज्य में देखिए, यहाँ पर एक बंदरगाह है। एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कराची बंदरगाह। इसका नाम क्या है? तो कहिएगा कराची। इसका नाम क्या है? तो इसका का नाम कहिएगा कांडला। ये है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है। ठीक है। तो कांडला बंदरगाह का आपको नाम याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सवाल यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है। अभी मैं केवल आपको बंदरगाह क्रम से बता रहा हूँ, किस किस राज्य में है ये आप देखिए। उसके बाद इनके नेचर के बारे में, इनके गुणों के बारे में, कौन कौन सा सवाल इससे बनता है, उन सभी सवालों के बारे में जानेंगे। तो गुजरात का एक बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। आप यहाँ पर बात समझ गए, यानी ये कहाँ पर है? तो आप कहिएगा गुजरात में है। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र में यहाँ पर एक बंदरगाह देखने को मिलेगा। इस बंदरगाह का नाम है, इस बंदरगाह का नाम है, इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। इसका नाम क्या है? तो इसका है मुंबई बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। मुंबई बंदरगाह के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, और इस बंदरगाह का नाम भी याद रखना है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है भैया नावा सेवा। क्या नाम है? नावा सेवा। ये है नावा सेवा बंदरगाह। नावा सेवा ये बंदरगाह है। ठीक।
तो आपने यहाँ पर देखा महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह देखने को मिला, मुंबई बंदरगाह, नावासेवा बंदरगाह। उसके बाद गोवा में देखा जाए, छोटा सा राज्य गोवा है, तो इस गोवा में भी एक बंदरगाह देखने को मिलेगा। इस बंदरगाह का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है मार्मुगांव। क्या नाम है? मार्मुगांव बंदरगाह है, ठीक है। मार्मुगांव, ये क्या है? तो ये है मार्मुगांव बंदरगाह। मार्मुगांव क्या है बच्चा? तो कहना गुरुजी बंदरगाह है। कहाँ है? तो ये गोवा में पड़ता है। उसके बाद एक कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है न्यू मंगलौर, तो यहीं पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है न्यू मंगलौर बंदरगाह है। इसका नाम क्या है? न्यू मंगलौर। ये है न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर क्या है? तो ये है बंदरगाह। अब न्यू मंगलौर बंदरगाह की जस्ट बाद अगर देखा जाए, क्योंकि ये कर्नाटक में पड़ता है, उसके बाद देखा जाए केरल में, तो केरल में भी एक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। और इस बंदरगाह का नाम देखिए ध्यान से, इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है? तो इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह है। तो आपने यहां पर देखा कुल कितने बंदरगाह हैं? अगर देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यही 6 बंदरगाह जो है पश्चिमी तट की बंदरगाह माने जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इनके बारे में हम बताते हैं किस किस राज्य में ये बंदरगाह पड़ते हैं। तो कंडला बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो ये बंदरगाह पड़ता कहाँ पर? तो आप कहिएगा गुजरात में। ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह है। उसके बाद मुंबई और नावा सेवा की बात किया जाए तो ये पड़ता है कहाँ पर? एमएच बोले तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बात एकदम गठिया लीजिएगा। मार्मुगांव की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है बच्चा। कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। और वहीं पर अगर न्यू मंगलौर की बात करें तो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये भी बात याद रखना है। कोच्चि बंदरगाह की बात किया जाए तो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल में बंदरगाह देखने को मिलता है। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। तो अभी मैं आपको केवल पश्चिमी घाट के बंदरगाहों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट के प्रमुख बंदरगाह। ठीक, पूर्वी घाट के प्रमुख बंदरगाह देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले ये तमिलनाडु राज्य में देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में आपको एक बंदरगाह यहाँ पर दिखाई देगा। ये मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी के तट पर एक बंदरगाह है। इसका नाम है तूतीकोरिन। क्या नाम है? तो इसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन क्या है? तो ये है बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह, बंदरगाह है, याद रखना है बच्चा। तूतीकोरिन के जस्ट बाद आप देखेंगे तो इसी यहीं पर आपको दिखाई देगा तमिलनाडु में एक और बंदरगाह जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम है? ये है चेन्नई बंदरगाह। तो ये चेन्नई बंदरगाह भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तमिलनाडु में ही एक बंदरगाह और दिखाई देगा, इसका नाम है एन्नौर। क्या नाम है? इसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर, तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो आप कहिएगा ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह आपको दिखाई देगा। इस बंदरगाह गाह का नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है? इसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। उसके बाद ये आपका उड़ीसा राज्य दिख रहा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में देखिए, उड़ीसा राज्य में यहाँ पर एक आपको बंदरगाह दिखाई देगा। इस बंदरगाह का नाम क्या है? पारादीप। इसका नाम क्या है? पारादीप बंदरगाह है। पारादीप क्या है? ये बंदरगाह है। थोड़ा सा ध्यान प्यार मोहब्बत से समझिएगा। एक नदी यहाँ से आती है, गंगा नदी। ये गंगा नदी इस तरीके से ऐसे आ रही है, और गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के तट पर एक शाखा आती है हुगली की, और एक शाखा इसकी निकल जाती है कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में एक शाखा इसकी निकलती है। पश्चिमी बंगाल में एक शाखा इसकी निकलती है फरक्का बैराज से। कहाँ पर? ये चली जाती है बांग्लादेश में। यानी गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। तो इस गंगा नदी की एक शाखा ये यहाँ पड़ता फरक्का बैराज। ये कौन सा स्थान है? तो कहिएगा फरक्का। ये फरक्का बैराज कहाँ पड़ता है? पहला सवाल तो यही बनता है। तो आपको पता चल गया पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज है। तो ये फरक्का बैराज की बात करें तो कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और इसी वेस्ट बंगाल से ही गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। एक शाखा चली जाती है हुगली के नाम से। ये कौन सी नदी है? तो ये है हुगली नदी। इसका नाम कौन सा है? तो इसका नाम है हुगली नदी। तो हुगली नदी आपकी ये आपकी दिखाई दी। अब इसी हुगली नदी के तट पर मेरे भाई ध्यान से देखना, हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह पश्चिमी बंगाल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इस बंदरगाह का नाम याद रखना है। इसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है? तो ये है हल्दिया बंदरगाह है। तो हल्दिया बंदरगाह आपने देखा।
इसी हुगली नदी के तट पर अंदर की तरफ एक बंदरगाह आपको दिखाई देगा ये, और इस बंदरगाह का नाम यहाँ पर लिखता हूँ, इसका नाम है कोलकाता। ये है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूर्वी तट पर कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर 6, तो 6 7 कितना हो गया? 13 हो गया। बात यहां आप समझ गए। अब यहां पर एक एक करके इनका नामकरण कर देते हैं, कौन कहां पड़ता है। यहां पर एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तीनों के तीनों बंदरगाह दिखाई देते हैं कहां पर? टीएन मतलब तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु आपको यहां याद रखना है। विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद पारादीप की बात करें तो कहां पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये राज्य कौन सा है? तो आप कहिएगा उड़ीसा राज्य है। ये राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। उसके बाद हल्दिया कहां पड़ता है? तो कहेंगे वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये वेस्ट बंगाल राज्य में पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये भी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर के भारत में अगर देखा जाए तो बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो आप यहाँ बात समझ गए कि बंदरगाहों की संख्या टोटल अगर देखा जाए तो 13 है, जिनमें 6 जो है पश्चिमी तट पर है और 7 जो है यह पूर्वी तट पर है। बात समझ गए ना? ठीक है। अगर आप समझ गए तो चलिए अब एक एक करके उड़ाते हैं। देखिए भैया, ये कांडला बंदरगाह की अगर बात किया जाए, कांडला बंदरगाह की बात किया जाए तो कांडला बंदरगाह के का निर्माण जो होने के पीछे कारण था, यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान देश है, तो पाकिस्तान में यहाँ बंदरगाह हुआ करता था और इस बंदरगाह का नाम है कराची। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह। तो कराची बंदरगाह कहाँ पर है वर्तमान में? तो देखेंगे तो ये कराची बंदरगाह वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के साथ साथ कराची बंदरगाह भी पाकिस्तान में चला गया। अब जब वहां चला गया तो भारत के पास कोई बंदरगाह था नहीं जिससे वो अपना व्यापार संपन्न कर सके। तत्काल प्रभाव से वर्ष 1950 में कांडला बंदरगाह का डेवलपमेंट किया गया। तो कांडला बंदरगाह का जो विकास हुआ है इस कराची बंदरगाह की जगह पे हुआ है। कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के कारण हुआ है। ठीक है। तो कराची बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान में, PAK में, पाक में है। ठीक है। तो ये बात यहाँ याद रखिएगा। चलिए अब एक एक करके हम इसको रगड़ते हैं। रगड़ते के यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कांडला बंदरगाह के बारे में। ये आपका है पहला कौन सा? पहला याद रखिएगा कांडला, यानी पश्चिमी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह देखा जाए। पहले बात करेंगे किसके बारे में? तो पहला बात होगा आपका कांडला बंदरगाह। ये है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। कांडला बंदरगाह के बारे में याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं। पहली बात, इसे ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ज्वारीय बंदरगाह क्या कहते हैं भैया? तो इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। ज्वारी बंदरगाह कहने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी दिखाई दे रही है, खाड़ी, ये खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। तो इस कच्छ की खाड़ी का जो गहराई है बहुत कम है। अब गहराई कम होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं। जब बड़े बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं तो यहाँ पर ज्वार बहुत ज़्यादा आता है। यानी जब ज्वार आता है तो पानी का स्तर क्या होता है? ऊंचा उठता है। पानी का स्तर जब ऊंचा उठता है तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जहाज आते हैं, और जैसे ही ज्वार खत्म होने वाला होता है, जाने वाला होता है, तो तत्काल प्रभाव से बड़े बड़े जहाज यहाँ से निकल जाते हैं। यही कारण है कि इसे ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्वार बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये पूछेगा कि ज्वारी बंदरगाह कहते हैं तो है कहाँ? तो आप कहिएगा गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में क्या है? खाड़ी में स्थित है। ये बात यहाँ पर अच्छे से आप समझ गए, स्थित है। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के कारण इस बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। ठीक है। कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के कारण, पाकिस्तान में चले जाने के कारण, चले जाने के कारण इस बंदरगाह का
याद रखिएगा, कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के कारण इस बंदरगाह का क्या किया गया, विकास किया गया, विकास किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, वर्ष 2017 में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय, क्या, दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, ये भी बात आपको यहां पर याद रखना है, कर दिया गया। एक बात और यहां पे जानना है, क्योंकि कांडला बंदरगाह का जो गहराई है, कच्छ की खाड़ी गहराई है बहुत कम है, तो बड़े बड़े जहाज आने में दिक्कत होती है, बड़े बड़े जहाज को आने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे एक फ्री ट्रेड जोन घोषित कर दिया गया है, फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है। यानी कहने का मतलब यह एक मुक्त व्यापार केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक मुक्त व्यापार केंद्र, इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड जोन। तो यह एक मुक्त व्यापार केंद्र है, ये बात यहां पर याद रखिएगा। मतलब किसी प्रकार का यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये आपका पूरा हो गया किसके बारे में, कांडला बंदरगाह के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो ये बात यहां पर अच्छे से गठिया लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब बात करेंगे इस मुंबई के बारे में, उसके बाद नावा सेवा के बारे में। अब दूसरा जो बंदरगाह है पश्चिमी घाट का, वो कौन है, तो कहिएगा मुंबई बंदरगाह। ये आपका कौन है, मुंबई बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह की अब यहां पर एक एक फैक्ट बात करेंगे। देखिए भैया, मुंबई बंदरगाह की बात किया जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, और ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये दो पॉइंट यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर याद रखिएगा। ठीक, यह सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर स्थित, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है, बात याद रखिएगा। यह सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एक कैसा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक, प्राकृतिक पोताश्रय है। ये पोताश्रय है, पोताश्रय का मतलब होता हार्बर, पोताश्रय का मतलब होता हार्बर। यानी पोताश्रय को समझने का अच्छा विकल्प ये है कि जैसे कोई भी जहाज अगर किसी बंदरगाह पर जाए और वहां पर रहने का, खाने पीने का और नाव के छोटे मोटे मेंटेनेंस का काम हो जाए तो उसे पोताश्रय कहा जाता है। तो मुंबई क्या है, सालसेट द्वीप पर स्थित क्या है, एक प्राकृतिक पोताश्रय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, भूलना मना है। अगला बात है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्ततम, यानी यह भारत का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्ततम, एवं सबसे क्या है, सबसे व्यस्ततम, व्यस्ततम बंदरगाह है, बंदरगाह है। तो दो पॉइंट यहां पर आपके सामने है और दोनों पॉइंट एकदम जहर है। एक बात और याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं, यानी गेटवे ऑफ इंडिया, यानी गेटवे ऑफ क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, बात याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है। तो तीन फैक्ट आपके सामने हो चुका है, तीन फैक्ट आपके सामने हो चुका है और तीनों के तीनों फैक्ट एकदम लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुंबई बंदरगाह। तो दो बंदरगाह आपका निपट चुका है। अब हम आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, तीसरे बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है नावा सेवा। नावा सेवा कौन सा है, बंदरगाह है। नावा सेवा बंदरगाह के बारे में, यह बंदरगाह भी कहां पर है, तो ये भी बंदरगाह कहां है, मुंबई में है। ये बंदरगाह भी कहां है, मुंबई में है। तो बात याद रखिएगा, नावा सेवा की बात करें
तो देखिए भैया, पहली बात कहाँ पर है? मुंबई में है। और इस बंदरगाह का डेवलपमेंट क्यों किया गया? इसका विकास मात्र इसीलिए किया गया कि मुंबई बंदरगाह चूंकि सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, और उसकी व्यस्तता को कम करने के उद्देश्य से नावा शिवा बंदरगाह का विकास किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी मुंबई में, यह महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका विकास क्यों किया गया? तो इसका विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया, कि भार को कम करने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से किया गया, तो ये बात यहां पर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नावा शेवा बंदरगाह को ही क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे जवाहरलाल नेहरू या कंटेनर बंदरगाह क्या कहते हैं? कंटेनर बंदरगाह कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या कंटेनर बंदरगाह कहते हैं। तो लो भैया, ये भी कहानी आपका निपट गया। तो यहां पर ये एकदम कतई जहर सवाल है, कतई जहर सवाल है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की संज्ञा इसे दी गई है, अथवा कंटेनर बंदरगाह। क्यों कंटेनर बंदरगाह? क्योंकि इस बंदरगाह पर अगर बात किया जाए तो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, बड़े बड़े नाव में कंटेनर्स आते हैं, इसलिए इसे संज्ञा क्या दिया गया है? कंटेनर बंदरगाह की संज्ञा इसे दिया गया है। एक बात और याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह यही है। भारत का सर्वाधिक कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह है। आधुनिक बंदरगाह है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी सुविधाओं से लैस है। कौन? नावा शेवा। इसीलिए कहा गया भारत का सर्वाधिक कृत्रिम, और यह एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह भी है। तो यह एक आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, आधुनिक बंदरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो यही है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे चौथे नंबर के बारे में। वो कौन है? मार्मुगांव। ये है मार्मुगांव बंदरगाह। तो मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे गोवा में पड़ता है। मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो गोवा में पड़ता है। तो बात यहाँ पर याद रखिएगा, पहली बात कहाँ पड़ता है? तो आप कहिएगा गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में है। तो गोवा में स्थित, गोवा में जुआरी नदी के तट पर, जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मुहाने पर स्थित है। ठीक है, यानी मार्मुगोवा बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो समुद्र के तट पर नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो यह है जुआरी नदी का मुहाना है। इसी मुहाने पर यह मार्मुगोवा बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्मुगोवा बंदरगाह देखने को मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जुआरी नदी वही है, ये जुआरी नदी वही है जिसके मुहाने पर, इसी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग यानी इसे कहा जाता है NWW। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 विकसित किया जा रहा है। विकसित किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका मार्मुगांव बंदरगाह। बस मार्मुगांव में इतना ही बात याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पश्चिमी बंदरगाह के बारे में। तो पश्चिमा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है न्यू मंगलौर बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, इसके बारे में फैक्ट क्या क्या है। न्यू मंगलौर बंदरगाह के बारे में देखिए, पहली बात, न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन करता है।
तो कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करने का जो काम होता है उसका इस न्यू मंगलौर बंदरगाह से ही होता है, इसीलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो कर्नाटक के तट पर, कर्नाटक के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, ये बात यहां पर अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इस बंदरगाह से कॉफी का निर्यात किया जाता है, कॉफी का निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसीलिए इसे, ये भैया हाई देखा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। अच्छा, कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं तो कहाँ का कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं? भारत का। कहाँ का? भारत का। तो भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहेंगे न्यू मंगलौर है। यहीं पर आप नोट करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपसे यही सवाल करे कि विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है, यानी विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह, विश्व का क्या? हमने कहा कॉफ़ी बंदरगाह। कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? कौन से बंदरगाह को? तब आप कहिएगा उसका नाम है सैंटोस बंदरगाह। कौन सा? ये है सैंटोस बंदरगाह है। और सैंटोस बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये ब्राज़ील में पड़ता है। और आपको पता है कि ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है। जब सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है, तो इसी बंदरगाह से क्या करता है? दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। और इस वजह से इस बंदरगाह का नाम क्या पड़ गया? सैंटोस बंदरगाह का क्या नाम पड़ा? कॉफ़ी बंदरगाह कहा गया। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह इसे कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका न्यू मंगलौर। अब लपेट लेते हैं 6वें नंबर पर, और आखिरी इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा है? ये है कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह के बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं। इस कोच्चि बंदरगाह के बारे में समझिए क्या क्या कहानी है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो ये पड़ता है केरल के तट पर। केरल के तट पर पड़ता है, आपने देखा अभी। तो केरल के तट पर है। इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मसालों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, सी ऑफ अरबियन सी, क्वीन ऑफ अरबियन सी कहा जाता है किसे? कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, यानी और यह क्या है? स्पाइस पोर्ट कहा जाता है भारत का। तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये भी बात याद रखिएगा। यह बंदरगाह कहाँ है भैया? यह बंदरगाह केरल के तट पर, केरल के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। स्थित एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। एक प्राकृतिक क्या है? बंदरगाह है। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। पहला बात हो गया। इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह क्या कहते हैं? इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। इसे मसाला, ये मसाला बंदरगाह है। इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। मसाला बंदरगाह कहने का मतलब ये हुआ कि इसे मसाला बंदरगाह का मतलब हुआ स्पाइस पोर्ट। क्या कहते हैं? स्पाइस पोर्ट ऑफ इंडिया। स्पाइस पोर्ट याद रखिएगा। अगली बात इसके बारे में याद रखना है कि कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यानी इस बंदरगाह को, यानी कोच्चि बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। अरब सागर की क्या है भैया? तो ये अरब सागर की क्या है? रानी कहा जाता है। रानी, रानी कहा जाता है। यानी क्वीन ऑफ अरबियन सी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वीन ऑफ अरबियन सी। यहां पर लिख दे रहा हूं, क्वीन ऑफ अरबियन सी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक बात और याद रखना, लगे हाथ चटमंगनी पट ब्याह पटगौना इनका कर दीजिए। यहीं पर कोचिन सीप यार्ड है। यानी सीप यार्ड का मतलब होता है जहाज बनाने की फैक्ट्री, जहाज बनाने का कारखाना है, जहाज बनाने का कंपनी। तो जहाज बनाने का एक कंपनी है, उसका नाम है कोचीन सीप यार्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कोचीन सीप यार्ड इसी बंदरगाह पर स्थित है, याद रखिएगा।
यहाँ पर ये कौन सा है, ये है कोचीन, कोचीन शिपयार्ड। तो कोचीन शिपयार्ड इसी बंदरगाह पर स्थित है, इसी बंदरगाह पर, इसी बंदरगाह पर क्या है, स्थित है। बात आप समझ गए। तो कोचीन शिपयार्ड इसी बंदरगाह पर स्थित है भैया, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान प्यार मोहब्बत से याद रखिएगा। अब हो गया पश्चिमी तट के सभी बंदरगाह हो गए, अब बात करेंगे पूर्वी तट के, पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो पूर्वी तट के कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो आप कहेंगे पूर्वी तट पे टोटल कितने बंदरगाह हैं, टोटल 7 हैं। टोटल कितने हैं, 7 हैं। लेकिन अगर देखा जाए पश्चिमी तट पर जो मैंने बताया था, तो पश्चिमी तट पर कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल बंदरगाहों की संख्या 6 है। 6 पूर्वी तट पर है, 6 जो है पश्चिमी तट पर है, और 7 जो है कहाँ पर है, पूर्वी तट पर है। ये बात यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। तो पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कितने हैं, 7 हैं। तो इन 7 में सबसे पहले लपेटेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले लपेटा जाएगा किसके बारे में, तो याद रखिएगा सबसे पहले बात होगी तूतीकोरिन का। ये है तूतीकोरिन। तो ये कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो टूटीकोरिन बंदरगाह के बारे में एक बात याद रखिएगा, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ज्यादा व्यापार भारत और श्रीलंका के बीच होता है इस बंदरगाह से, और इसे मोती बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। यही इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही इसके लिए लाइन क्या है, महत्वपूर्ण है तूतीकोरिन के बारे में। तो तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यह तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में स्थित, मन्नार की खाड़ी में क्या है, स्थित है। अब कहेंगे मन्नार की खाड़ी कौन सी है, तो देखिए ये अगर आपका भारत है, ये अगर भारत है, तो भारत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये श्रीलंका है। ये जो आपको तट दिखाई दे रहा है, ये जो खाड़ी दिख रहा है ना, खाड़ी, यही खाड़ी कौन है, इसी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। यही है क्या, मन्नार की खाड़ी कही जाती है। और ये मन्नार की खाड़ी में ही स्थित एक बंदरगाह है, कौन सा, यहाँ पर ये आपका बंदरगाह है। यही कौन सा बंदरगाह है, इसी का नाम है तूतीकोरिन। यही है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह से ज्यादा व्यापार कहाँ से होता है, श्रीलंका से होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यह तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये भी बात समझ गए। इसे मोती बंदरगाह कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसे मोती बंदरगाह। मोती बंदरगाह का मतलब पर्ल, पर्ल पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो पर्ल पोर्ट की संज्ञा इसे दी गई है, पर्ल पोर्ट की संज्ञा इसे दी गई है, ये भी बात याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य, भारत एवं किसके बीच, हमने कहा श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका के मध्य सर्वाधिक व्यापार। तो सर्वाधिक व्यापार कहाँ देखने को मिलता है, भारत और श्रीलंका के मध्य देखने को मिलता है, इसी बंदरगाह से देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका तूतीकोरिन। अब हम लगे हाथ निपटाते हैं, दूसरे नंबर पे नाम आता है किसका, चेन्नई का। ये चेन्नई बंदरगाह है भैया, तो जरा ध्यान प्यार मोहब्बत से देखिएगा चेन्नई बंदरगाह के बारे में। पहला फैक्ट इसके बारे में क्या कहता है, चेन्नई बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला बंदरगाह यही है, जो कि तमिलनाडु के तट पर स्थित है, ठीक है। और यह अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, पहली बात, और पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर स्थित, तट पर स्थित चक्रवातों से सर्वाधिक, चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला, सर्वाधिक प्रभावित होने वाला, प्रभावित होने वाला क्या है, तो ये बंदरगाह है, बंदरगाह है, ठीक, आप बात समझ गए। दूसरा बात याद रखिएगा, पूर्वी तट पर अगर बात किया जाए स्थित, यानी पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये बात याद रखिएगा। पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह किसे कहा गया है, तो इसी को कहा गया है, प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। तो पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है। और यह कैसा बंदरगाह है, तो यह एक कृत्रिम है, तथा यह एक
यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। बात आप यहां अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करूंगा चेन्नई के बाद आता तीसरा एन्नौर बंदरगाह, कौन सा है? तो ये आपका है एन्नौर बंदरगाह। अब एन्नौर बंदरगाह के बारे में कुछ कहानियां हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ है? तो ये भी कहेंगे तमिलनाडु के तट पर है। यानी एन्नौर की बात करें तो ये भी कहाँ है? तो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर स्थित एक कारपोरेट बैंक है। क्या है? एक कारपोरेट बंदरगाह है। कारपोरेट क्या है? बंदरगाह। तो क्वेश्चन आता है कि कारपोरेट बंदरगाह किसे कहा जाता है? एन्नौर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो विकास हुआ था, इसका विकास एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया था। यानी इसका विकास, इसका विकास एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा, एक एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? एशियाई विकास बैंक के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो HQ का मतलब हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहिएगा मनीला। और मनीला कहाँ पड़ता है? तो कहिएगा फिलीपींस में। ये फिलीपींस में पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना, आपको भूलना नहीं है। तो चलिए, तमिलनाडु का तट हो गया। अब चौथे नंबर पे बात किया जाए। चौथे नंबर पर जो नाम आता है विशाखापट्टनम, इसका नाम क्या आता है? ये है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह की अगर बात करें तो यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर है, यानी पूर्वी तट पर स्थित, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, पहली बात। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक क्या है? बंदरगाह है, पहली बात याद रखिएगा। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? यही है, भारत का सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर शिप बनाने का एक कारखाना है, फैक्ट्री है, कंपनी है, जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड इसी बंदरगाह के तट पर है। इसी बंदरगाह के कहाँ है? तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। तो इतना बात आपको याद रखना है, इतना बात आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन तो एकदम जहर है, कतई जहर है। बात समझ गए आप? तो विशाखापट्टनम आप समझ गए हैं, आंध्र प्रदेश के तट पर है। अब हम बात करेंगे पारादीप के बारे में, यानी 4 हो गया। 5वें बात करेंगे किसके बारे में? पारादीप। ये है भैया कौन सा? पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह के लिए बात ये पूछता है कि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पर स्थित है। यहाँ से जापान को बैलाडिला खनन क्षेत्र से, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से लौह अयस्क ला करके इसी पारादीप बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। इसीलिए इसे लौह बंदरगाह की संज्ञा भी दी गई है। किसे? पारादीप बंदरगाह को। ठीक है, तो याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह को क्या कहते हैं? लौह बंदरगाह कहते हैं। पारादीप बंदरगाह को इसे लौह बंदरगाह, लौह बंदरगाह कहा जाता है। लौह बंदरगाह इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लौह बंदरगाह? तो कहने के पीछे कारण क्या है? तो कहने के पीछे कारण यह है कि बैलाडिला खनन क्षेत्र से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है, इसी कारण। बैलाडिला, ये बैलाडिला खनन क्षेत्र, खनन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सीजी बोले तो छत्तीसगढ़। बैलाडिला खनन क्षेत्र से जापान को लौह अयस्क क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। यही कारण है इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है लौह बंदरगाह। तो ये हो गया आपका पारादीप। अब पारादीप के बाद छठवां आपको याद रखना भैया क्या? हल्दिया। अब आपको याद रखना है
हल्दिया बंदरगाह। तो ये आपका कौन सा हल्दिया बंदरगाह है। अब हल्दिया बंदरगाह देखिए ये कहाँ पर है, पश्चिमी तट पर है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के तट पर है, और वो भी कहाँ है, हुगली नदी के तट पर है। तो यहाँ से जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल सर्वाधिक मात्रा में करता है पूरे भारत में। तो जूट जो है यहीं से निर्यात होता है, इसलिए इसे जूट बंदरगाह की संज्ञा दी गई है, किसे, हल्दिया बंदरगाह को। तो याद रखिएगा हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर है, पहली बात। यह हुगली नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर, मुहाने पर क्या है, स्थित है। पीछे मैं आपको मैप के माध्यम से बता चुका हूं, तो भूलिएगा मत। इसे क्या कहा जाता है, इसे जूट बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। यानी इस बंदरगाह से जूट का निर्यात किया जाता है ना, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, इसे जूट बंदरगाह, इसे जूट बंदरगाह कहते हैं, इसे जूट बंदरगाह कहते हैं। ये बात यहाँ पर भी अच्छे से याद रखिएगा। क्यों जूट बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि जूट का निर्यात किया जाता है किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 6 हो गया। 7वें की बात किया जाए, अब आपका कौन सा है, कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा है, ये कलकत्ता बंदरगाह है, और यही आपका आखिरी बंदरगाह है। तो एकदम ध्यान प्यार मोहब्बत से समझिएगा। कलकत्ता बंदरगाह भी कहाँ पर है, यह भी एक हुगली बंदरगाह पर है। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कहा जाता है, याद रखिएगा। यह भी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यह भी हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ये बात यहाँ पर अच्छे से आप समझ गए। यानी कलकत्ता बंदरगाह अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जो गंगा की वितरिका है हुगली, उसी के तट पर है। नेपाल और भूटान कोलकाता बंदरगाह द्वारा ही क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। नेपाल और भूटान, नेपाल एवं कौन सा देश, और कौन सा देश है, भूटान, इसी बंदरगाह से क्या करते हैं, इसी बंदरगाह से आयात निर्यात करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भूटान के पास और नेपाल के पास अपना समुद्र तट नहीं है। तो भारत का जो समुद्र तट है जहाँ पे कलकत्ता बंदरगाह है, इसी कलकत्ता बंदरगाह चूंकि सबसे नज़दीक पड़ता है, तो इसी बंदरगाह से क्या करते हैं ये लोग, आयात और निर्यात किया करते हैं। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस बंदरगाह के समीप डायमंड हार्बर स्थित है। इस बंदरगाह के समीप, इस बंदरगाह के समीप क्या स्थित है, तो आप कहिएगा डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर यानी पोताश्रय। इसी को क्या कहते हैं, पोताश्रय कहते हैं, हार्बर स्थित है। यानी यहां पर भी रुकने का, खाने पीने का, ठहरने का उचित प्रबंध होता है, व्यवस्था होता है। जहाज़ों के मेंटेनेंस की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहा। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि आपका पूरा का पूरा खेला हो गया किसका, बंदरगाह का। लगे हाथ अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करेंगे रेलवे जोन। अब बात करेंगे किसके बारे में, रेलवे मुख्यालय। ये है रेलवे मुख्यालय। रेलवे मुख्यालय के बारे में देखिएगा, अगर रेलवे मुख्यालय की बात किया जाए वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे 18 जोन है। 18 जोन है, यानी 18 जोन का मतलब क्या हुआ, हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। तो जोन की संख्या कितनी है इसमें, भारत में अगर बात करें रेलवे का, तो कहिएगा 18 है, ठीक है। इन 18 को याद करने का तरीका क्या है, देखिए ये दिशाओं की तरह, जैसे दिशा होता है ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और सबसे इधर क्या हुआ, पश्चिम हुआ, और ये क्या हुआ, पूरब हुआ। तो दिशाओं के आधार पर इसको हम रटने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। आप अच्छे तरीके से क्या होगा, आपका ये रेडी हो जाएगा। दिशाओं के आधार पर याद रखिएगा, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, और क्या है, पश्चिम है। तो एक बात याद रखिएगा, भारत में अगर बात किया जाए तो सबसे उत्तर में क्या मिलता है, सबसे उत्तर में कहेंगे नई दिल्ली है। यहाँ क्या है, नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली की बात करें तो अगर आपसे सवाल पूछे कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, तब कहोगे नई दिल्ली में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। वहीं बात करें दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, यानी इसकी बात करें, ये बात कर दिया, अब इसकी बात करें सबसे दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, तब कहिएगा कौन सा है, चेन्नई है। आपको पता है भारत में सबसे नीचे कौन सा शहर पड़ता है, चेन्नई पड़ता है। तो ये आपका कौन हो गया, सबसे दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय। सबसे पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर आपका पड़ता है क्या, कोलकाता, कोलकाता पड़ता है। यानी कोलकाता जो है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, याद रखिएगा। वहीं पर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है क्या, मुंबई। ये क्या है, मुंबई है।
तो भैया मुंबई है कहाँ का, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, और वो भी मुंबई में कौन सा है, तो ये आपका है चर्च गेट। ये कौन सा है, चर्च गेट है। तो ये पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा हुआ, तो आप याद रखिएगा यह हो गया उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। यानी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय। तो ये बात यहाँ अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दिया उत्तरी, तो उत्तरी का मतलब उत्तरी रेलवे का मुख्यालय क्या हुआ, तब कहेंगे नई दिल्ली। ये क्या हो गया, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया, तो कहेंगे चेन्नई। और यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आपका पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो गया। और वहीं पर इसकी बात करें तो कहाँ हो गया, ये पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो गया। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ये आपका क्या हुआ, मुंबई चर्च गेट हुआ, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो मध्य में भी यहाँ पर एक रेलवे जोन दिखाई देता है जिसका नाम है मुंबई। ये कौन है, मुंबई ये भी है, लेकिन मुंबई कैसा, सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये मुंबई यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मध्य। ये भैया है देखा हो, इसको क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, मुंबई सीएसटी है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। पूर्वी का कोलकाता है, सबसे उत्तर में नई दिल्ली, सबसे दक्षिण में चेन्नई। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इनके बीच बीच के, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, क्या कहे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे, तब आप कहिएगा इलाहाबाद। क्या है, इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद जो है यह आपका क्या है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, बाद है, बाद, तो यहाँ पर भी बाद होगा। बाद का मतलब सिकंदराबाद। यानी क्या हुआ, दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो क्या है, तो आप कहिएगा सिकंदराबाद। क्या है, ये है सिकंदराबाद है। तो सिकंदराबाद को आप अच्छे तरीके से यहाँ गठिया लीजिएगा, ध्यान प्यार मोहब्बत से। तो उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। तो ये मध्य मध्य आपका कहानी संपन्न हुआ। वहीं पर अगर बात करें, यही बात करें, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या कहें, यहाँ हम कहें पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, तब कहिएगा आप क्या है, हाजीपुर है। क्या है, हाजीपुर है। और हाजीपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार में। तो हाजीपुर की अगर बात करें तो ये कैसा रेलवे का मुख्यालय, कहिएगा देखिए पूरब है, और पूरब और मध्य के बीच में है, इसलिए पूर्वी मध्य हुआ। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हुआ, हाजीपुर हुआ। इसी प्रकार से पूर्व अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी पूर्व होगा। तो ये कैसा पूर्व होगा, ये होगा पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, इसका नाम है जबलपुर। क्या नाम है, इसका नाम है जबलपुर। तो जबलपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, जबलपुर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये दिशा जो है, ये एक दिशा होगा, कैसा होगा, उत्तर, और ये पूरब है। उत्तर पूरब का दिशा जो होगा उत्तर पूर्व होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। ये उत्तर पूर्व दिशा में जो रेलवे का मुख्यालय हो कौन सा है, गोरखपुर है। तो गोरखपुर याद रखिएगा। अगर गोरखपुर रेलवे का मुख्यालय कैसा है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, तो पूर्व यहाँ पर है, तो पूर्व यहाँ पर भी होगा, पूर्व यहाँ पर भी होगा भैया, तो पूर्व यहाँ पर भी होगा। तो गोरखपुर है तो यहाँ पर क्या होगा, जयपुर होगा। ये क्या होगा, ये है जयपुर। जयपुर किसका मुख्यालय है, तो आप कहिएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। किसका है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो आप कहिएगा ये अपना जबलपुर है, जयपुर है। बात आप समझ गए। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये दिशा दक्षिण है, ये दिशा पूरब है। तो दक्षिण पूरब में जो दिशा है इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, तब आप कहिएगा कोलकाता। कोलकाता। अभी आप देखिए ध्यान से, कोलकाता की बात किया जाए तो देखिए कोलकाता यहाँ पर 2 बार आ चुका है। एक कोलकाता पूर्वी रेलवे का मुख्यालय और एक दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। इसी प्रकार से मुंबई 2 बार आ चुका है। मुंबई मध्य रेलवे का मुख्यालय और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई के बारे में आ चुका है। बात समझे आप, बात आप समझ गए। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया पश्चिमी वाला, ये हो गया आपका उत्तरी वाला, और ये वाला क्या हो गया आपका पूर्वी वाला हो गया। ये बात आप समझ गए। और ये आपका कौन हुआ, दक्षिणी वाला हुआ। एकदम ध्यान प्यार मोहब्बत समझिएगा तभी समझ में आएगा। उसी प्रकार से दक्षिण और ये पश्चिम के बीच अगर एक हेडक्वार्टर देखा जाए तो ये कौन सा है, ये है हुबली। हुगली नहीं है, हुबली है। तो हुबली पड़ता है कहाँ पर भैया, कर्नाटक में। और ये कौन सा है, दक्षिण 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 पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तब क्या कहेंगे, तब कहिएगा हुबली है। कौन सा है, हुबली है। और हुबली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। एक और आपको याद रखना है बिलासपुर के बारे में, ये याद रखना बिलासपुर के बारे में भैया कि देखिए ये दक्षिण है, ये पूरब है, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये है। अब इसके बीच में आए तब क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। क्या बन जाएगा,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर पूछे आपसे तो कहना बिलासपुर है। क्या है? ये है बिलासपुर। और बिलासपुर पड़ता कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको याद रखना है। तो टोटल आपने देखा यहाँ पर कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ। 14 आपका निपट गया। 4 और बता देते हैं, 4 और बता देते हैं। तो 4 में आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है? एक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय, पहला याद रखना है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय। सीमांत रेलवे, रेलवे मुख्यालय ये पड़ता है, मुख्यालय पड़ता है गुवाहाटी में। ये कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। असम में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहे सीमांत रेलवे मुख्यालय, ऐसा रेलवे का हेडक्वार्टर कौन है जो एक सीमा पर स्थित है, तो कौन सा है? गुवाहाटी है, जो कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, 14 हो गया था, ये 15वां है। 16वां, ये देखिए 16वां। अब बात करेगा इसी प्रकार से, आपसे पूछेगा पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। क्या पूछेगा? एक कहेगा पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय, तटीय रेलवे मुख्यालय अगर आपसे पूछे तब आप कहना, मुख्यालय अगर आपसे पूछे तब कहना वो पड़ता भुवनेश्वर में। अब भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो ये ऐसा मुख्यालय है जो तट पर स्थित है, तट पर स्थित है, यानी उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 17 देखिए, 17 आपसे पूछेगा दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय। तो दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय अगर आपसे पूछे तब आप कहना कौन सा है? वो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यही जो है 18वां जोन घोषित किया गया है, 18वां हेडक्वार्टर बनाया गया, 18वां हेडक्वार्टर बनाया गया है। अच्छे तरीके से ध्यान प्यार मोहब्बत से इसको गठिया लीजिएगा भैया। यही 18वां बना है, इसके पहले 17 ही केवल थे हेडक्वार्टर रेलवे के। यही आपका कौन बना है? तत्काल प्रभाव से भी बना है। 18वां एक देख लीजिए। एक आपसे पूछेगा मेट्रो रेलवे का मुख्यालय, मेट्रो, मेट्रो रेलवे का मुख्यालय, मेट्रो क्या पूछेगा? आपसे कहेगा मेट्रो का मुख्यालय, मेट्रो रेलवे मुख्यालय अगर आपसे पूछे, मुख्यालय आपसे पूछे तब क्या कहोगे आप? तब कहोगे कोलकाता। क्या कहोगे? कोलकाता। आपने यहां पर देखा ये पूरा का पूरा आपका एक लाइन से मैंने उड़ा दिया है भैया, सब का सब मैंने उड़ा दिया रेलवे का मुख्यालय। 18 रेलवे जोन आपने बहुत ध्यान प्यार मोहब्बत से समझा। यहां पर ध्यान ये देना है, देखिए कलकत्ता में कितने रेलवे का मुख्यालय है? तो कलकत्ता में एक आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, और ये कौन है? आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कहानी क्या हुआ? संपन्न हुआ। अब आपका परम कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है कि आप इनको अच्छे से नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद ध्यान प्यार मोहब्बत से इसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, 1-2 सवाल हमेशा पेपर में बंदरगाह और इससे टपकता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर में, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।